Hello everybody, I am here for your history doubt. Someone asked a question related to chapter first of class 10th history, which was related to the chapter name is the rise of nationalism in Europe, and the topic is the age of revolution, which is between 1830 to 1848. मैं आप लोगों को ये लेक्चर और ये जो डाउट है इसे हिंदी में समझाऊंगा जैसे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोगों ने अगर चैप्टर को थोड़ा सा भी रिवाइज किया है तो आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में बहुत सारे रिवोल्यूशन के बारे में बात किया गया है, बट मेनली दो ही रिवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और एग्जामिनेशन पर्पस पे, बोर्ड पर्पस पे आपको दो ही रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ाई करनी है, जुलाई रिवोल्यूशन एंड ग्रीक रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले जुलाई रिवोल्यूशन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रिवोल्यूशन दो जगहों पर हुआ है, एक तो फ्रांस में और एक बेल्जियम में। इस रिवॉल्यूशन होने के पहले आप लोगों को पहले इस चीज़ समझना होगा कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रांस में जो किंग थे, ये बर्बन किंग थे, उनको वियना कांग्रेस, एक वहाँ की एक कांग्रेस ग्रुप थी जो बाद में पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई, वो 1850 में इन्हें भगा देते हैं इस रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये लिबरल नेशनलिज्म के एक पार्ट थे। आपको ये डाउट आएगा कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म एक ग्रुप है, एक थिंकिंग थी मिडिल क्लास फैमिली की जो कि काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनको हैज़ किया जाता था बर्बन किंग्स एंड उनके जो कि एरिस्टोक्रेट्स थे, जो उनके सहायक लोग थे, पैसे वाले, काफ़ी अमीर लोग थे, उनके द्वारा। तो इन्होंने एक अपना खुद का एक फ्रीडम के लिए, एक उनसे फ्रीडम के लिए एक अपना खुद का रिवॉल्ट शुरू किया, उसे ही लिबरल नेशनलिज्म का नाम दिया गया। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसे सोशल, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिफाइन किया गया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसमें कि दूसरे नंबर पर बात किया गया है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया गया। जब किंग्स को हटाया गया वहाँ से तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिंपल वर्ड में आप जानो कि जो किंग होता है वो अपना पावर शेयर करता है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे एक वहाँ की जो मिडिल क्लास फैमिली, जो वहाँ की पुअर लोग थे, जो वहाँ पे मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग अपना खुद का सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे, जो उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश किया और लुइस फिलिप को एक किंग बना के उनके साथ में पावर शेयरिंग के लिए एक अपना एक आदमी वहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, इसी तरह बेल्जियम में भी रिवॉल्ट हुआ। बेल्जियम का रिवॉल्ट लैंग्वेज के बेसिस पे था। वहाँ पे बेल्जियम लोगों को वहाँ पे नीदरलैंड के ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने पर मजबूर किया जाता था, इसलिए वहाँ पे बेल्जियम के लोगों ने वहाँ पे रिवॉल्ट किया और उन्होंने वहाँ फ्रीडम ले लिया। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म वाले लोगों का डिमांड था कि एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म कर दो, जो भी बड़े लोग हैं और वो जो हम पे शोषण करते हैं उसको पहले ख़त्म कर दो। गवर्नमेंट वाले मतलब जो पब्लिक डिमांड पे जो गवर्नमेंट हो जाए, जो पब्लिक की बात सुने, एज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समझिए आप, जिसमें लोगों की बात सुनी जाए, वो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। अकेले हर मतलब कि हर इंडिविजुअल जो भी लोग हैं उन सबको एक अपना फ्रीडम चाहिए था। और लिबरल नेशनलिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भी ये थिंकिंग थी, इससे जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को लिबरल नेशनलिस्ट कहा गया। ठीक है, इन्हीं लोग का और भी डिमांड था, 3 डिमांड था, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इक्वलिटी बिफोर लॉ को आप बाद में पॉलिटी में आगे चल के पढ़ोगे। इसमें होता है कि सभी के लिए बराबर कानून का मांग किया गया, हर एक पब्लिक के लिए, जिसमें जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं उनके लिए अलग और गरीब लोग, मिडिल क्लास के अलग, ये दोनों के अलग अलग कानून नहीं होगी। ठीक है, क्लरिकल प्रिविलेज का बात किया गया। क्लरिकल प्रिविलेज था कि उस टाइम में जो पादरी थे, जो कि वहाँ के रिलीजियस लोग थे, जो पूजा पाठ कराते थे, वो लोग को किंग्स के कोर्ट में जाने पे उन लोगों को पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, तो इस चीज़ को खत्म करने की भी डिमांड की गई। ठीक है, और खत्म किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मांग किया गया और वहाँ पे रिस्पेक्ट किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है, जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करे, जो पब्लिक का डिमांड मांगे, पब्लिक मन के अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ पे सारे काम को करे, वैसे गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहेंगे। अब आप देखो कि उसमें 2 रिवोल्यूशन थे, एक जुलाई और एक ग्रीक। तो ग्रीक के बारे में आप जान जाओ, तो जो ग्रीक था वो सबसे पहले स्टार्टिंग में 15th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के बारे में आपको डिटेल चाहिएगा तो उसके लिए अलग से होगा, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर अपने आप में बहुत बड़ी एम्पायर है। ठीक है, 1850 में ग्रीक अपना जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस के लिए वो अपना स्टार्ट किया। ठीक है, ग्रीक में भी लैंग्वेज के ही बेसिस पे वहाँ पे भी दिक्कत होता था। लैंग्वेज थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रीक को अपना फ्रीडम कंट्री चाहिए था, तो उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया। और 1821 में जो रिवोल्यूशन है, जो पीक पे चला गया ग्रीक रिवोल्यूशन, और यूरोप तक बात फैल गई। और यूरोप में जो कंट्री ऑलरेडी पहले से फ्रीडम उनको मिल गया हुआ था, वो लोग इनको सपोर्ट करने लगे। और वहाँ के आर्टिस्ट, राइटर, पेंटर अपने अपने कला से कोई पेंटिंग करके दर्शाता था कि हम लोग को फ्रीडम के लिए कैसे फ्रीडम मिलेगा, कैसे डेमोक्रेसी आएगी। तो ये सब फ्रीडम में ग्रीक को बहुत हेल्प करने लगे, ग्रीक रिवोल्यूशन को सपोर्ट करके। और फाइनली 1832 मतलब 1832 को एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी को साइन किया गया और उसके तहत ही वहाँ पे ग्रीक में इंडिपेंडेंट नेशन ग्रीक को घोषित कर दिया गया। ठीक है, टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो नेशनलिज्म के लिए, अपने देश के लिए और अपने देश पे अपना हक जमाने के लिए जो एक कल्चरल मूवमेंट जो शुरुआत किया गया था वहाँ पे ग्रीक्स के द्वारा या फ्रेंच के द्वारा या बेल्जियम वालों के द्वारा, उस चीज़ को रोमांटिसिज्म का मीनिंग दिया गया है कि आपको अपने देश से कितना प्रेम है, आप अपने देश को कितना चाहते हैं और उस अपने देश में डेमोक्रेटिक लाने के लिए, अपने बात रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, तो वो सब से रिलेटेड जितना भी एक मूवमेंट एक्चुअली में डाला गया था। और वहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था कि हमारे देश का कल्चर है तो ये हमारा नेशन हुआ। वहाँ की जो पब्लिक है एक अलग, हर देश था, जैसे ग्रीक्स थे तो उनका एक अपना अलग कल्चर था।
और ग्रीक्स पे आप लोग जानते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर थी। तो वहाँ पे वो लोग वहाँ के कल्चर से बिल्कुल अलग थे। तो कल्चर मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि वहाँ के कल्चर अलग थी, वहाँ की लैंग्वेज अलग थी। इसलिए वहाँ के लोग उन लोग का जो शासन था, ऑटोमन एम्पायर हो गया या रशियन एम्पायर हो गया, पोलैंड में जो हुआ था, ये सब वो लोग नहीं सहन कर पा रहे थे और वो लोग से मैच नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से ये सारी मूवमेंट एक्चुअली में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसफर थे जोहन गॉटेरियड। इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि किसी भी देश की अगर आपको कल्चर जाननी है तो वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका कल्चर आप जान जाओ तो आप देश का कल्चर जान जाओगे। और कल्चर को उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पिरिट बताया था कि कल्चर एक देश का आत्मा माना जाता है। जैसे कि हर इंसान के अंदर अपना आत्मा है, उस तरह से एक देश की आत्मा कल्चर को कही गई। ठीक है, अब एक टॉपिक अब आपको आता है कि इस टॉपिक को आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि लैंग्वेज जो है, वहाँ के जितने भी रिवॉल्यूशन यूरोप में हुए हैं सब में लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। ठीक है, और हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट ये एक अलग टॉपिक है और इसमें बताया गया है कि यूरोप में किस तरह से वहाँ की इकोनॉमी खराब हो रही थी, वहाँ पे किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा था लोग को, किस तरह से वहाँ पे वहाँ की जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको घाटा सहना पड़ रहा था। जैसे कि आप जानते हो कि एट ए टाइम, उसी टाइम में 1830 के आसपास में ही ब्रिटेन में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था। तो इस कारण से जो वहाँ पे मशीन्स बन गए थे, तो वहाँ पे जो भी पीपल लेबर्स थे उन लोगों की कमी हो गई थी, उन लोगों की मतलब उन लोग बेरोजगार हो गए थे, वो लोग की जनसंख्या, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा था। तो ये सब कारण से वहाँ पे भी एक रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा ये सब एक इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे कि वहाँ से आप देखोगे मशीन, वहाँ पे चीप मशीन थी, तो वहाँ पे गुड्स भी बहुत ही सस्ते वहाँ से मशीन से बन के आ जा रहे थे, तो गुड्स भी बहुत सस्ते मिल रहे थे। और जो लोकल वहाँ के जहाँ जर्मन और ग्रीक्स के लोग थे या फ्रांस के लोग थे, उन लोगों को चीप रेट में बाहर से ब्रिटेन से सारे सामान मिल जा रहे थे। तो वहाँ के भी जो लोकल वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा घाटा सहना पड़ रहा था। और ये भी, और वो लोग दबाव डाल रहे थे, वो लोग प्रेशर डाल रहे थे क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली थी, किंगशिप था। तो ये सब का भी दबाव पड़ने के कारण भी एक रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा ये भी एक रीज़न बन गया। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला गया है कि इस तरह से फूड की प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि वहाँ पे फ्रांस में या फिर ग्रीक्स में वहाँ पे सब जगह पे खेती बाड़ी सही से हो नहीं रही थी। फ्रांस, आप लोग अभी मैंने बताया कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें फ्रांस और बेल्जियम था। ठीक है ना, तो फ्रांस में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद अब जो कि प्रोटेस्ट 1848 में फ्रेंच में स्टार्ट हो गए। ठीक है, जो पूरी मॉब है जो वो किंग के पैलेस की तरफ दौड़ने लगी, भागने लगी, तोड़फोड़ करने लगी। ये सब देख के किंग लुई फिलिप के पास पैसा भी नहीं बचा था कि वो भुखमरी का कुछ कर सके, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट दे सके, खुद उनका टैक्सेस भी बढ़ा रहे थे उस टाइम में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण मॉब भड़क गया, वहाँ की पब्लिक भड़क गई और उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया और बहुत बड़ी मॉब किंग के पैलेस की तरफ दौड़ पड़ी। किंग वहाँ ये सब देखे कि हाँ भाई अब तो बचना मुश्किल है, भाग गया वहाँ से किंग। उसके बाद वहाँ पे नेशनल असेंबली सेटअप किया गया और एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस को, क्योंकि अब तो वहाँ पे पब्लिक का ही अपना सारा राज था, किंग तो वहाँ से चले गए थे, तो फिर एक डेमोक्रेटिक अपना खुद का सेटअप हो गया नेशन। ठीक है, उसके बाद नेशनल असेंबली सेटअप करने के बाद कुछ फॉर्मेशन, कुछ चेंजेस हुई। वो चेंजेस क्या थी कि 21 साल के मेल्स को, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 21 साल से ऊपर के मेल्स को वोटिंग राइट मिल गई। ठीक है, वोट करने का अधिकार मिल गया, लेकिन अभी फीमेल्स को नहीं मिला है। ठीक है, फीमेल्स को अभी भी नहीं मिला है अधिकार। और राइट टू वर्क का गारंटी भी दिया गया कि भाई आपको सबको काम दिया जाएगा, आप सबको इंप्लॉयमेंट दी जाएगी। ये दो चीज़ मेजर चीज़ थी जो नेशनल असेंबली बनने का सबसे पहले फैसला लिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कि एक सिलेशियल रिवोल्ट हुए थे। सिलेशियल रिवोल्ट कुछ नहीं बल्कि ये भी एक ऐसे ही जैसे कि जुलाई रिवॉल्यूशन और जो ग्रीक रिवॉल्यूशन, यही सब की तरह एक पार्ट है सिलेशियल रिवॉल्ट। ये एक मेजर पार्ट है, ये भी एक लैंग्वेज बेसिस का। ठीक है, 1844 और 45 के बीच में पोलैंड का एक वेस्टर्न पोलैंड है, वहाँ पे सिलेशिया जगह पड़ती है। ठीक है, ये सिलेशिया वहाँ पे क्या हुआ कि जो रशियन एम्पायर है वो क्या किया कि वो पूरे पोलैंड पे कब्जा कर लिया। और ये जो सिलेशिया वहाँ के लोग थे, पोलैंड के लोग थे, जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलते थे, और वो लोग पे फ्रेंच लोग कब्जा किया और लोगों को बोले कि लोकल लैंग्वेज नहीं बोलना है, फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज बोलना है। ठीक है, जो ये सब कारण होने के कारण ये सिलेशियल रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। और मेजर एक लैंग्वेज भी रीज़न था और एक और रीज़न था कि जो वहाँ पे बुनाई करने वाले थे, कपड़ा जो बुनते थे, उन लोगों का जो है वहाँ पे एक, वहाँ पे जो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्टर था वो लोगों को ठीक से पैसा, सैलरी नहीं दे रहा था, जितना उनसे काम करा रहे थे उतना सैलरी भी वो नहीं दे रहा था। तो इस कारण से वो लोग रिवोल्ट कर दिए। पहले तो वो लोग मांग किए, पैसा नहीं मिला तो वो लोग रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट का परिणाम ये हुआ, वहाँ पे रिजल्ट ये हुआ कि सारे पब्लिक, सारी मॉब वहाँ की कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन की तरफ दौड़ी और कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन, पूरे मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर के लोगों को मारा पीटा, पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर को भी पीटा ही होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर मार खाने के बाद भाई कॉन्ट्रैक्टर भाई जो है वो क्या किया कि इन्होंने आर्मी बुला लिया, रशियन आर्मी इन्होंने बुलाई। और फिर उसके बाद रशियन आर्मी के आने के बाद 11 वहाँ की जो वो लेबर थे, 11 जो बुनाई करने वाले कपड़े बुनते थे, लेबर्स, उनको उन लोगों ने मार दिया। और उसके बाद सारी पब्लिक डर गई और शांत हो गई, क्योंकि रशियन एम्पायर अपने आप में बहुत बड़ी एम्पायर थी और आर्मी, और सिलेशिया एक बहुत स्मॉल प्लेस है, वहाँ पे वेस्टर्न पोलैंड के बाद थोड़ी जगह है, तो वहाँ की एक छोटी, बस एक समझो कि ये वहाँ की रशियन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा ये चिंगारी था सिलेशिया रिवॉल्ट, इसलिए इसको ये भी एक इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को इसमें अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके बाद, कोई भी और अंदर टॉपिक आप लोगों को इसके बारे में जानना है, हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स, कोई भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो आप लोग प्लीज शेयर करें और सारे डाउट्स आप लोग क्लियर किए जाएंगे। और आप लोग बता दें कि अगर पूरे डिटेल्स में पढ़ना है तो फिर हम जूम मीटिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।